हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एमएसएमई की, और एक्सपोर्ट क्रेडिट की, और एजुकेशन लोन की। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट और एजुकेशन है। इसके अलावा 4 और बचते हैं जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं कि कितना लोन दे दिया जाए तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा अगर एग्रीकल्चर लोन है तो। ओके, क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, एंड लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो लोन दिया जाता है उनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? फार्म क्रेडिट, यानी कि किसानों को आपने लोन दिया है। फार्म क्रेडिट मतलब खेत के लिए लोन दिया हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर यानी खेती से रिलेटेड हो सकता है, या एलाइड एक्टिविटीज़ में जैसे आदमी ने खेती भी करनी है, साथ में गाय वगैरह पालनी है, डेयरी का काम हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम के कीड़े पालने वाला काम हो गया, सेरीकल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें एलाइड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जैसे गोदाम वगैरह बनवाना है, कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, वो सारी चीज़ें आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आपका एग्री क्लिनिक, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है जिन कीड़े मकोड़ों से, है ना, उनके लिए जो मेडिसिन वगैरह है, या कोई रोग लग गया है उसके लिए मेडिसिन वगैरह, तो उसके लिए एग्री क्लिनिक खोला जा सकता है। या एग्री बिजनेस, जैसे खाद वगैरह की दुकान है ना, या सीड की जो दुकान होती है, ये सब आपका एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, एग्री बिजनेस जिसे कहते हैं। ओके, तो क्लियर हो गई। एग्रीकल्चर में जो हम लोन देंगे वो हम फार्म क्रेडिट के लिए यानी एग्रीकल्चर पर्पज से दे सकते हैं, या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी एलाइड एक्टिविटी के लिए दे सकते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर हो गया यानी कि रेशम के कीड़े पालना, उसके बाद में डेयरी पालन हो गया, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म वगैरह, ये सारी चीज़ें एलाइड एक्टिविटी में आ जाती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लोन देंगे तो वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। ये कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर आप गोदाम वगैरह बनवाते हैं या कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनवाते हैं, वो आ जाता है। एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आपका एग्री क्लिनिक, है ना, रोग से रिलेटेड, और एग्री बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपका एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर में ये 4 तरीके की होती हैं। अब कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर हम बात करें तो 4 कंपोनेंट हैं यहाँ पर। एक तो आप फार्म क्रेडिट देंगे इंडिविजुअल किसान को, दूसरा आप फार्म क्रेडिट देंगे कारपोरेट किसान को, फार्मर को, तीसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन, और चौथा एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लोन। तो अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम देखें तो इसके 4 पार्ट मैंने बनाए हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। पहला फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए, फिर फार्म क्रेडिट कारपोरेट फार्मर्स के लिए, फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, और फिर एंसिलरी एक्टिविटी के लिए लोन। इन सभी सेक्टर्स में हम लोन देंगे और इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे अभी हम यूज करेंगे NWR का, ENWR का। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट होता है। तो NWR का मतलब होता है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट, और ENWR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट होता है। पहला फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो लोन टू इंडिविजुअल फार्मर्स, यानी लोन इंडिविजुअल फार्मर्स को दिया जाए, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाए, या JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को दिया जाए, दैट इज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, जो कि डायरेक्टली इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में या उससे रिलेटेड एक्टिविटी, एलाइड एक्टिविटी, जैसे कि डेयरी में, फिशरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, पोल्ट्री में, बी कीपिंग में, सेरीकल्चर में। ठीक है, तो किसानों को लोन दिया सकता है, किसी इंडिविजुअल किसान को लोन दिया सकता है, किसानों के ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया सकता है, या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को भी लोन दिया जा सकता है, जो कि एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी, जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, है ना, ये सारी चीज़ों में अगर जुड़े हुए हैं तो उनको हम इंडिविजुअल फार्म क्रेडिट के तौर पर हम लोन दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि कितने रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। तो ध्यान देंगे, लोन अगेंस्ट प्लेज आर हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयरहाउस रिसीट। तो यहाँ पर लोन दिया जाएगा किसान को, लेकिन उसको बदले में क्या करना पड़ेगा? जो भी उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा, जो कुछ भी गेहूँ धान जो कुछ भी वो उगाएगा, उसको उसे प्लेज करना पड़ेगा, हाइपोथेकेट करना पड़ेगा बैंक के नाम। ठीक है, यानी बैंक उसका मालिक होगा एक तरीके से। प्लेज कर दिया, जैसे कार हाइपोथिकेट की जाती है। कार हाइपोथिकेशन का मतलब, जब आप कार लोन देता है बैंक किसी व्यक्ति को, तो जो कार की ओनरशिप है वो एक हिसाब से जो है बैंक के पास रहती है, और उसका जो पोजीशन होता है, मालिक जो ले करके चलता है वो
कस्टमर होता है। तो उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो गेहूं धान आप पैदा करोगे, रहेगा तो आपके खेत में ही, लेकिन उसकी ओनरशिप एक तरीके से बैंक के पास रहेगी। ओके, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको 75 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा। अगर आप NWR या ENWR सबमिट करते हैं तो NWR निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट और इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट अगर आप देते हैं तो मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक का लोन बैंक आपको दे देगा, जो कि मैक्सिमम 1 साल के लिए या 12 महीनों के लिए होगा। ओके, और अगर जो है आप वेयरहाउस रिसिट देते हैं, यानी कि आपके पास में निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट नहीं है, NWR नहीं है, निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट ना होकर के सिंपल वेयरहाउस रिसिट है, तो उस केस में मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ओके, मेरी बात क्लियर हो जाती है। एग्रीकल्चर लोन के केस में आपको समझ में आ गया। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अगर उसको बैंक के पास आप प्लेज या हाइपोथेकेट करते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 12 महीने का लोन बैंक देगा, मैक्सिमम 75 लाख रुपए का लोन देगा अगर आप निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट सबमिट करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट सबमिट करते हैं। ये वो रिसिट होती है जैसे आपने कोई सामान जो है, मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर आपने ले जाकर के 40 क्विंटल जो है पोटैटो रख दी, 40 क्विंटल आलू आपने एक जो है कोल्ड स्टोरेज में रख दी। उसके बदले में अगर उसने आपको निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट अगर जारी कर दी है तो वो जमा करके उसको प्लेज करके आप लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर जो है एडवांस लेवल का नहीं है आपका ये कोल्ड स्टोरेज, तो वो वेयरहाउस रिसिट करेगा, NWR ना करके केवल वेयरहाउस रिसिट कर देगा, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। उसके अलावा लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। एग्रीकल्चर जो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, देखिए फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर्स, यानी कि फार्म क्रेडिट में इंडिविजुअल किसानों को जो लोन दिया जा रहा है उसमें अगर कोई डिस्ट्रेस फार्मर है, कोई परेशान किसान है जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर के पास में कर्जदार है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर कौन से होते हैं, सेठ साहूकार महाजन जो होते हैं उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब बैंक हो गया, NBFC हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, ये सभी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन ऐसा ना हो, इंस्टीट्यूशन ना हो, जैसे आपने अपने दोस्त से उधार ले लिया, आपने किसी सेठ साहूकार से उधार ले लिया, किसी महाजन से उधार ले लिया जो कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर मंथ चार्ज कर रहा है, 10% पर मंथ चार्ज कर रहा है, तो वैसे केसेस में हम फ्रेंड जो है अगर लोन देते हैं तो वो भी आपका एग्रीकल्चर मतलब जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। ओके, तो डिस्ट्रेस फार्मर मतलब ऐसा किसान जो कि परेशान है, इसने क्या किया, सेठ साहूकार से लोन ले लिया है और उस पर ब्याज बहुत लग रहा है इसलिए वो परेशान है, तो उसको अगर आप लोन देते हैं तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। उसके बाद में जो KCC लोन होते हैं, लोन टू फार्मर्स अंडर KCC, ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, समझने की कोशिश कीजिए, ये सभी चीज़ें प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हैं। उसके बाद में लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। अगर कोई मार्जिनल किसान है या स्मॉल फार्मर है, किसान है, वो अगर चाहता है कि उसको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, ऐसी लैंड खरीदनी जिसमें एग्रीकल्चर कर सके, खेती कर सके, तो उसके लिए जो लोन दिया जाता है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो अभी तक हमने बातें क्या समझी, हमने ये समझा एग्रीकल्चर में हम जो है किस किस सेक्टर को मानकर चलते हैं, फार्म क्रेडिट जिसमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी हो या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी जैसे मुर्गी पालन है ना, और मछली पालन, इस तरीके की एक्टिविटी। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लैंडिंग की जा सकती है, और एंसिलरी एक्टिविटी यानी कि एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के लिए भी आप लोन दे सकते हैं। कंपोनेंट की बात करें एग्रीकल्चर क्रेडिट में कौन कौन से लोन आते हैं, तो फार्म क्रेडिट जिसमें इंडिविजुअल किसान, फार्म क्रेडिट जिसमें कारपोरेट किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन और एंसिलरी एक्टिविटी के लिए भी लोन दिया जाता है। NWR का मतलब निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट होता है, ENWR का मतलब इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो फार्म क्रेडिट होता है उसमें इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन दिया जाता है। इंडिविजुअल फार्मर भी हो सकता है, किसानों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है, या किसानों का JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप भी हो सकता है, जो कि या तो खेती के काम में लगा हो या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी जैसे डेयरी, फिशरी यानी कि जो है ये पशुपालन कह लीजिए, फिशरी मछली पालन कह लीजिए, पोल्ट्री मुर्गी पालन कह लीजिए, उसके बाद में बी कीपिंग मधुमक्खी पालन हो गया, सेरीकल्चर मतलब ये जो रेशम के कीड़े वगैरह पालने का काम होता है, ये सभी एक्टिविटी में अगर लगे हुए हैं तो उसे हम जो लोन देंगे उससे जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। अब इसमें गाइडलाइन क्या है कि मैक्सिमम 12 महीने के लिए लोन दिया जाएगा, मैक्सिमम 75 लाख रुपए का लोन आपको दिया जाएगा अगर आप NWR या ENWR सबमिट करते हैं या प्लेज करते हैं तब, ठीक है। आपने NWR ENWR प्लेज कर दिया तो आपको 75 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ वेयर हाउस रिसिट करते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन
दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई यहाँ पर, ठीक है। आपको इसको हाइपोथेकेट या प्लेज करना पड़ता है। अगर NWR है, ENWR है तो 75 लाख तक का मैक्सिमम लोन, अगर केवल वेयर हाउस एसेट है तो मैक्सिमम 50 लाख का लोन 12 महीनों के लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद में कोई अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर है, मतलब जो है कोई किसान है जो कि परेशान है किसी सेठ साहूकार से लोन लेकर के, तो उसको चाहे जितना आप लोन देंगे वो सब प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। KCC किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन दिया जाता है किसानों को, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर अगर लोन लेकर के ज़मीन खरीदना चाहता है खेती करने के लिए तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोन टू फार्मर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ जो है कारपोरेट फार्मर्स के लिए हम जो है यहाँ पर लोन की बात कर रहे हैं। लोन टू कारपोरेट फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म एंड कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स डायरेक्टली जो कि इंगेज्ड हों एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी में, तो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का लोन इनको दिया जा सकता है। यानी कि अगर इंडिविजुअल किसान है तो उसको हमने 75 लाख रुपए तक की बात की थी, लेकिन अगर जो है कारपोरेट किसान है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की जो कि एग्रीकल्चर है उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो इंडिविजुअल किसानों के लिए लोन की गाइडलाइन है वो भी लागू होती है। यदि जो है ये प्लेज, मतलब ये जो मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है किसानों की, वो अगर प्लेज या हाइपोथेकेट करती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, तो उसको भी 75 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा अगर NWR या ENWR सबमिट करता है। मैक्सिमम 12 महीनों के लिए लोन दिया जाएगा और उसके बाद में मैक्सिमम लोन 50 लाख रुपए का दिया जाएगा अगर वेयर हाउस एसेट देता है। यानी NWR ना दे करके, निगोशिएबल वेयर हाउस एसेट ना दे करके सिंपल वेयर हाउस एसेट अगर आप देते हैं तो 50 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा, चाहे वो कारपोरेट का किसान हो और चाहे नॉर्मल किसान हो। उसके बाद में जो FPO और FPC हैं इनको भी लोन दिया जाता है। FPO होता है फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और FPC होता है फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी, यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज होती है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो कारपोरेट किसान की बात हो रही है तो कारपोरेट किसानों में ही आपका फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर FPO या FPC को लोन दिया गया है तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारोइंग एंटिटी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। नोटिस करने वाली बात है कि 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनको जो है कोऑपरेटिव फार्मर्स को किसान देने, मतलब लोन देने की परमिशन नहीं होती है। UCB को कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स यानी कि किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको लोन देने की परमिशन नहीं होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो हमने कारपोरेट फार्मर्स और पार्टनरशिप फर्म को लोन के बारे में डिस्कस किया। लोन टू कारपोरेट फार्मर्स एंड पार्टनरशिप फर्म में हमने देखा कि अगर कोई कारपोरेट फार्मर है या उनकी फार्मर्स की पार्टनरशिप फर्म है या उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उनको मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है। उसके अलावा यदि वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट सबमिट करते हैं, प्लेज करते हैं बैंक के पास या हाइपोथेकेट करते हैं तो उनको 75 लाख रुपीज़ का लोन दिया जा सकता है। अगर सिंपल वेयर हाउस रिसिट देंगे तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए का तक का लोन दिया जाता है और ये लोन मैक्सिमम 12 महीनों के लिए 12 मंथ के लिए अवेलेबल रहता है। उसके अलावा ये कारपोरेट फार्मर्स में FPO और FPC भी आती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, ये भी जो है आपके कारपोरेट किसानों की श्रेणी में आते हैं और इनमें प्रायोरिटी सेक्टर का मैक्सिमम जो है 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिया जा सकता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं इनको किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको जो है लोन देने की परमिशन नहीं होती है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था, चार कंपोनेंट थे, याद कीजिए। फार्म क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल फार्मर, फार्म क्रेडिट फॉर कारपोरेट फार्मर एंड देन था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और देन था एंसेलरी एक्टिविटीज़। तो ये हम तीसरा कंपोनेंट पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा लोन जो है आएगा, तो लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस, गोडाउन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। किस लोकेशन में आप बनवाते हैं कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस या फिर गोडाउन या गोदाम बनवाते हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप लोन लेंगे तो उसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन माना जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए भी लोन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, यानी कि मिट्टी के बचाव के लिए, वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए भी, पानी के रख रखाव बचाव के लिए। उसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर
एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, ये सब भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। तो हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज देख लिया, वेयर हाउस देख लिया, गोडाउंस देख लिए, सॉइल कंजर्वेशन का काम देख लिया, वाटर से डेवलपमेंट का काम देख लिया, प्लांट टिश्यू कल्चर को, एग्री बायोटेक्नोलॉजी को, सीड प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों को हमने जो है माना कि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ओके, तो इनको अगर लोन दिया जाएगा तो मैक्सिमम जो है 100 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। अगर आप 100 करोड़ तक का लोन देते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम लिमिट क्या है, 100 करोड़ रुपए है। एफपीओ और एफपीसी के लिए कितना है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट, 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, कारपोरेट किसानों के लिए मैक्सिमम कितना लोन है प्रायोरिटी सेक्टर, 2 करोड़ रुपए, और नॉर्मल किसानों के लिए मैक्सिमम 75 लाख। अगर NWR निगोशिएबल वेयर हाउस रेटेड या ENWR देते हैं, और अगर जो है सिर्फ वेयर हाउस रेटेड देते हैं तो 50 लाख रुपए होता है। एंसिलरी एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, एंसिलरी एक्टिविटी की, तो किनको किनको हम एंसिलरी एक्टिविटी मानेंगे, फॉलोइंग लोन्स कम अंडर एंसिलरी एक्टिविटी, लोन फॉर सेटिंग अप ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। आप एग्री क्लिनिक खोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हॉस्पिटल क्लिनिक खोलना चाहते हैं, या एग्री बिजनेस खोलना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने खाद का एग्जांपल दिया आपको, जो आप सीड वगैरह सेल करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की और वो किसानों के जो प्रोड्यूस हैं उसको परचेज करना चाहती है, तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है एंसिलरी एक्टिविटी में आएगा। अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको जो है 50 करोड़ रुपए तक का लोन, कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन एंसिलरी एक्टिविटी में आएगा। लेकिन ये जो स्टार्टअप है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। दो स्टार्टअप विच आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। ठीक है, तो स्टार्टअप एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड होना चाहिए 50 करोड़। ध्यान रखेंगे, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी स्टार्टअप का अगर लोन की बात आएगी तो उसकी लिमिट हमेशा 50 करोड़ रुपए ही रहेगी। किसी भी स्टार्टअप को हमेशा 50 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जा रहा है। अभी आगे आप देखोगे, अभी तो यहाँ एक ही बार जिक्र हुआ है, बार बार जिक्र होता रहेगा। ओके, लेकिन ये जो स्टार्टअप है उसकी डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड की जाती है कि हाँ ये स्टार्टअप एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज से रिलेटेड है या नहीं है। लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का पर बारोवर दिया जा सकता है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होता है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड अदर एलिजिबल फंड विथ नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। देखिए, जब भी प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कोई बैंक नहीं पूरा कर पाता है तो उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगती है उसको RIDF में जमा किया जाता है, जिसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहा जाता है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो जो भी RIDF में पैसा बचा हुआ है, मान लीजिए जो है उसमें 50 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग है RIDF में, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा एंसिलरी एक्टिविटी के तहत। ध्यान देने की बात है कि ये जो पैसा बचा हुआ है ये भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, एंसिलरी एक्टिविटी के तहत इसको काउंट किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। तो इसमें कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लिए, वेयर हाउस के लिए, गोदाम बनवाने के लिए अगर लोन लिया जाता है तो उसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए, बचाने के लिए, वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए, पानी को बचाने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए दिया गया लोन, एग्री बायोटेक्नोलॉजी के लिए लोन, सीड प्रोडक्शन के लिए दिया गया लोन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और मैक्सिमम लोन जो इन सबको मिल सकता है वो 100 करोड़ रुपए मिल सकता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए। एंसिलरी एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस आता है आपका। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोन होता है वो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की, जो कि फार्मर के द्वारा जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, जो भी चीज़ें पैदा की जा रही हैं, उनको जो है अगर खरीदना चाहता है तो उसके लिए लोन मैक्सिमम 5 करोड़ का लिया जा सकता है। अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है, लेकिन वो स्टार्टअप किस में इंगेज हो, एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी में होना चाहिए। अगर फूड और एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है तो उसको मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता
है। जो पैसा RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास में आउटस्टैंडिंग पैसा है वो भी पार्ट माना जाता है किसका, एंसिलरी एक्टिविटी का प्रायोरिटी सेक्टर के तहत पार्ट माना जाता है, ध्यान देंगे। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होता है, अगर जो है कोई बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं अचीव करता है, डोमेस्टिक बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, व्हिच डू नॉट अचीव देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट विल डिपॉजिट शॉर्टफॉल पेनाल्टी इन RIDF। उनको अपनी जो शॉर्टफॉल होती है उसके अगेंस्ट जो पेनाल्टी लगती है उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करना पड़ता है। अब RIDF में जो भी पैसा आउटस्टैंड कर रहा है, जो बचा हुआ पैसा है, वो भी एलिजिबल होता है किसके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनने के लिए, एंसिलरी एक्टिविटी के तहत। लास्ट मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर की लास्ट बात होगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। अगर हम बात करें तो मार्जिनल फार्मर वो किसान होता है जिसकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर होती है। स्मॉल फार्मर वो होता है जिसकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से तो ज़्यादा है लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर होती है। मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़ होता है, ध्यान रखेंगे बस इतनी सी बात। तो 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन है मार्जिनल फार्मर कहिए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है तो उसे स्मॉल फार्मर कहिए, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको स्मॉल फार्मर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ सब टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल इंक्लूड फॉलोइंग। देखिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए सेपरेट टारगेट था, आपको याद होगा 8%, देन 9%, देन 9.5% एंड देन 10% है ना, फाइनेंशियल ईयर वाइज था, 2020-21 ऐसे शुरू होकर के मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में। तो उस टारगेट को, सब टारगेट को जो है अचीवमेंट में कंपटीशन करने के लिए हम किन किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, यानी कि जैसे कोई बैंक है उसको ये बताना है कि हमने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का जो हमारा 10% का टारगेट था उसको अचीव कर लिया है, तो किन किन चीज़ों को वो जोड़ सकता है इस बात के लिए, समझ गए मेरी बात को। तो देखिए अगर कोई लोन आपने मार्जिनल फार्मर को दिया है तो उसको जोड़ लीजिए, कोई स्मॉल फार्मर को लोन दिया है तो उसको जोड़ लीजिए। मार्जिनल फार्मर वो किसान होता है जिसकी 1 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, स्मॉल फार्मर वो किसान होता है जिसकी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है। उसके बाद में अगर आपने कोई लोन दिया है जिसको लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ऐसा व्यक्ति जिसका ज़मीन ही नहीं है, टेनेंट फार्मर किराए पर लेकर के किसी खेती कर रहा है, ओरल लेसी है, शेयर क्रॉपर शेयरिंग में खेती कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे किसानों को जो लोन दिया जाएगा वो भी आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। उसके बाद में SHG और GLG है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डायरेक्टली इंगेज इन एलाइड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। अगर स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या GLG है, उसको अगर आपने लोन दिया है तो वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाली आपके टारगेट में जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो SHG और GLG है ये एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद में 2 लाख रुपए तक का लोन इंडिविजुअल्स को सोली इंगेज इन एलाइड एक्टिविटी विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। और उसके बाद में कोई किसान है, इंडिविजुअल किसान है, उसको अगर आपने 2 लाख रुपए तक का लोन एलाइड एक्टिविटी के लिए दे रखा है, जैसे डेयरी के लिए दे रखा है, मुर्गी पालन के लिए है रखा है, मछली पालन के लिए दे रखा है, तो 2 लाख रुपए तक का जो लोन होता है फ्रेंड्स वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। और यहाँ पर उसके पास कितनी लैंड है या नहीं है इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है या नहीं इस बात से नहीं है। 2 लाख रुपए तक का लोन अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आपने एलाइड एक्टिविटी के लिए दे रखा है, दैट विल बी काउंटेड इन कंपटीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टारगेट। ओके, तो मैंने आपको बताया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में मार्जिनल फार्मर वो किसान होता है जिसकी 1 हेक्टेयर तक होल्डिंग होती है, स्मॉल फार्मर वो होता है जिसकी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर होल्डिंग होती है। उसके बाद में जब आप इस टारगेट को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के टारगेट को अचीव करने के लिए जो 10% का टारगेट है 2024 तक अचीव करने वाला, उसको काउंट करने के लिए किन किन चीज़ों को जो है कौन कौन से लोन आप जोड़ सकते हैं, तो जो इस मार्जिनल फार्मर को दिया गया लोन जो है इसमें ऐड किया सकता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के टारगेट में। स्मॉल फार्मर को दिया गया लोन, मार्जिनल फार्मर को दिया गया लोन, ऐसा लेबर जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुटा हुआ है लेकिन उसका खेत ही नहीं है। ओके, उसके बाद में शेयर्ड बेसिस पर जो बोलते हैं अपनी तरफ अधिया वगैरह ले करके, है ना, या जो है 30,000 रुपये ले लिया और अपनी लैंड जो है किसी को दे दी। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको भी दिया गया लोन जो है आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के टारगेट में पूरा करने में मदद करता है। उसके बाद स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का कोई ग्रुप है, SHG ग्रुप है या GLG ग्रुप है जो कि एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी में इंगेज है, तो उसको दिया गया लोन भी आप जोड़ सकते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का टारगेट पूरा करने के लिए। उसके बाद में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको
2 लाख रुपए तक का लोन अगर आपने एलाइड सर्विसेज के लिए दिया है, ध्यान देंगे एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए दे रखा हो, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए नहीं, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी के लिए अगर आपने 2 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया हुआ है तो उसको भी जो है हम मान लेंगे कि ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, लेंडिंग बाय बैंक टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग इन एग्रीकल्चर। अब क्या होता है कि बैंक जो है लोन देता है एनबीएफसी को और फिर एनबीएफसी फर्दर लोन बांटती है फार्मर्स को, ठीक है, ऐसा भी होता है। और इवन कई बार ऐसा होगा कि बैंक को आरबीआई लोन देगा या नाबार्ड लोन देता है, ऐसा भी होता है। ओके, नाबार्ड से बैंक को लोन मिला और बैंक ने फिर रीफाइनेंस कर दिया एनबीएफसी को और एनबीएफसी ने फिर आगे किसान को दे दिया। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। यहाँ पर क्या है कि बैंक के पास जो पैसा है वो लोन के तौर पर एनबीएफसी को दे दिया गया और एनबीएफसी ने फर्दर जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको लोन दिया है। तो उस केस में कितना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, हम यही बात करने जा रहे हैं। बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके। ओके, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं अगर उनको बैंक लोन देता है ताकि वो ऑन लेंडिंग कर सकें फॉर टर्म लेंडिंग कंपोनेंट, ठीक है, टर्म लेंडिंग का मतलब ऐसा हुआ ऐसा लोन जो कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हो, जैसे 5 साल के लिए लोन है, ईएमआई कटती है फ्रेंड्स। ओके, सिंपल समझ लिए ऐसा लोन टर्म लोन की कैटेगरी में आता है, इसमें ईएमआई जाए। देखिए जैसे आपने अगर सीसी बनवा लिया या ओवरड्राफ्ट बनवा लिया तो ओडी में क्या है कि आप पैसा डालते रहते हो निकालते रहते हो, कभी ख़त्म होने की सिचुएशन नहीं आती है। लेकिन टर्म लोन के केस में ऐसा नहीं होता। टर्म लोन का मतलब 5 साल में ख़त्म होगा, हर महीने आपका 5-5 हज़ार रुपये कटता रहेगा और धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला जाता है। ओके, तो टर्म लेंडिंग अगर करना चाहता है कोई एनबीएफसी आगे किसानों को एग्रीकल्चर के उसमें, तो उसे 10 लाख रुपए पर बारोवर तक का जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। मतलब कहने का बैंक ने मान लो 100 करोड़ रुपए लोन दे दिया एनबीएफसी को, ठीक है। अब एनबीएफसी ने किसानों को एग्रीकल्चर के लिए लोन अगर दिया है तो पर बारोवर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा इस बैंक के लिए। ओके, यानी एनबीएफसी बताएगा कि हमने जो है इतने लोन बांटे हैं एग्रीकल्चर में और जिसमें से 10 लाख के अंदर अंदर इतने लोन हैं, तो वो सारा जो है बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर के हिस्से का मान लेगा। ओके, तो ये बात हो गई एनबीएफसी के बारे में। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली। एनबीएफसी वाला ऑन लेंडिंग का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक क्या करेगा, बैंक एक जो है कुछ लोन दे देगा किसको, एनबीएफसी को। एनबीएफसी फर्दर इस लोन को फार्मर्स या किसानों को दे देगी, ठीक है। किसानों को 10 लाख रुपए तक का जो भी लोन देगी एनबीएफसी, वो सभी के सभी बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को पूरा करने में मदद करेंगे, काउंट किए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक लेंगे जो कि है एमएसएमई, यानी एमएसएमई को दिया गया कितना अमाउंट तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, इसी बात का जवाब हमें देखना है। लेकिन उससे पहले हम एमएसएमई क्या होता है ये जानेंगे और उसके टारगेट्स को देखेंगे। देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 40%, उसमें से माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए कितना होता है 7.5% होता है। ये बात हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी हुई है, उसके हिसाब से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए ये क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, ये लिमिट होनी चाहिए। पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग गाइडलाइन थी और सर्विसेज के लिए अलग गाइडलाइन थी, लेकिन जो 2020 में 26 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई की डेफिनेशन ही बदल दी। उनके हिसाब से अब माइक्रो इंटरप्राइजेज वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। स्मॉल इंटरप्राइजेज वो है जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, यानी कि आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, उसमें जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अगर 10 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल इंडस्ट्री मानेंगे, अगर 1 करोड़ से कम है तो उसे माइक्रो इंडस्ट्री मानेंगे, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है तो उसे मीडियम एंटरप्राइज माना जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? कितना इन्वेस्टमेंट, कितना आपने लगाया फैक्ट्री खोलने के लिए। सोचिए कि आप बिस्लेरी की एजेंसी लेना चाहते हैं, बिस्लेरी का पानी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बोतलें जो है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको फैक्ट्री लगाने में 20 करोड़ रुपए लग गए तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 20 करोड़ रुपए का। इसका मतलब आपकी जो इंडस्ट्री लगी वो मीडियम कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 10 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से कम है, 50 करोड़ तक है, तो उस केस में आपकी जो है ये आ जाएगी मीडियम एंटरप्राइजेज में। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? और उसके बाद में टर्नओवर का कॉन्सेप्ट इसी का 5 टाइम्स है, बस ऐसे सिंपल याद रखिएगा। टर्नओवर 5 गुना, 1 करोड़ तक माइक्रो एंटरप्राइज, 10 करोड़ तक स्मॉल एंटरप्राइज, 50 करोड़ तक मीडियम एंटरप्राइज, और इन्हीं का 5 गुना कर दीजिए तो 5 करोड़ तक टर्नओवर, 10 करोड़ का 5 गुना करेंगे 50 करोड़ तक का टर्नओवर, और 50 करोड़ का 5 टाइम्स करेंगे या 5 गुना करेंगे तो 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना, टर्नओवर अगर है तो उसे हम
MSME मानते हैं। ठीक है, MSME में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मानते हैं। जो मैंने अभी आपको बात बताई उसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा गया है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज वो इंटरप्राइज होती है जहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर नहीं है तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज बोल दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटरप्राइजेज वो हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ यानी 10 करोड़ का 5 गुना 50 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। उसके बाद में मीडियम इंटरप्राइज वो है जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर 50 का 5 टाइम्स 250 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, तो उसे हम मीडियम इंटरप्राइज कहेंगे। ओके, तो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करेंगे लोन टू MSME। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन जो होती हैं, फैक्टरिंग फॉरफिटिंग जो ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसमें फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग जो कि MSME को पर्टेन करती हैं, टेकिंग थ्रू TREDS ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम शैल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो जो फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन है MSME से रिलेटेड, अगर वो TREDS प्लेटफॉर्म से हो रही हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानी जाएंगी, यानी ये लोन MSME को दिया गया लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। खादी और विलेज इंडस्ट्री की बात करें तो खादी और विलेज इंडस्ट्री को भी दिया गया लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ऑल लोन्स टू यूनिट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर सब टारगेट ऑफ 7.5% प्रिस्क्राइब टू माइक्रो इंटरप्राइजेज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री की जितनी भी आप यूनिटें हैं उनको अगर आप लोन देते हैं तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानी जाएंगी, और जो आपको टारगेट दिया गया है सब टारगेट माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5%, उसमें आपको अचीव करने में ये मदद करेंगी। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री को दिया गया लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। अगर कोई MSME से रिलेटेड स्टार्टअप है तो 50 करोड़ रुपए तक का लोन उसको प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टार्टअप होंगे वहाँ पर मैक्सिमम लोन 50 करोड़ रुपए तक का प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, बशर्ते कि वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे अगर एग्रीकल्चर का स्टार्टअप है तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, MSME का है तो MSME में इन्वॉल्व हो, अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट का है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट में इन्वॉल्व हो, ये बात होनी चाहिए। उसके बाद में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखिए, ओवरड्राफ्ट जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब हम 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओके, ये जो ओवरड्राफ्ट होता है 10,000 रुपये का, वो भी माना जाता है कि आपने माइक्रो इंटरप्राइजेज को लेंडिंग कर दी है। ध्यान दीजिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो 10,000 रुपये का व्यक्ति वो लेता है ओवरड्राफ्ट, उसको माना जाता है कि ये MSME को लोन दिया गया है। MSME में भी खास करके माइक्रो इंटरप्राइजेस को लोन दे दिया गया है, और ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर को अचीव करने में मदद करता है, प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को अचीव करने में मदद करता है। इस वजह से बैंक इंटरेस्टेड होंगे लोगों को OD देने में। देखिए क्यों, क्योंकि अब ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो गया। तो मतलब इस तरीके के जो है सेटिंग गवर्नमेंट करती है। अपर एज लिमिट जो है OD के लिए अब जो है 65 साल कर दी गई, पहले 60 साल थी। ये रिसेंट अपडेट है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर एज लिमिट जो है OD लेने की 65 ईयर कर दी गई है। मे बी कि कहीं जिक्र हो जाए, किसी जगह पूछ ले जाए, इसलिए यहाँ पर लिख देना जरूरी है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद सिडबी एंड मुद्रा ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। अगर प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल है उसकी वजह से आपको सिडबी के पास या मुद्रा लिमिटेड के पास पैसे अगर डिपॉजिट करने पड़े हैं तो वहाँ जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा MSME कैटेगरी में। किसमें होगा? MSME कैटेगरी में आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, MSME के लिए टारगेट क्या है? जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए 40% का है, जिसमें से माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% आती है। यही आपका MSME का प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। ओके, MSME की डेफिनेशन 26 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई थी। इसके हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर उसका 5 गुना 5 करोड़ से अधिक ना हो। स्मॉल एंटरप्राइज वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक ना हो। मीडियम एंटरप्राइज वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से अधिक ना हो और
टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक ना हो। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शायद ही कोई बार एग्जाम जाए जब आपसे एमएसएमई से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी टेबल से ना पूछ लिया जाए, तो ध्यान रख करके जाइएगा। यही बात आपको लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो मैं उस पर डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। एमएसएमई को कौन कौन से लोन है जो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, तो जो फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन के लोन होते हैं एमएसएमई को दिए गए हैं, अगर वो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम से प्लेस किए जाते हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। उसके बाद खादी और विलेज इंडस्ट्री को दिया गया लोन भी एमएसएमई का पार्ट होगा, और ये आपके 7.5% का जो माइक्रो एंटरप्राइज का टारगेट होता है उसको पूरा करने में मदद करेगा। एमएसएमई का कोई स्टार्टअप है तो उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, बशर्ते कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY में जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है लोगों को 10,000 रुपये का, वो भी जो है आपको माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो ये 7.5% का जो टारगेट है उसको अचीव करने में बैंकों को मदद करता है। यानी इसको भी माना जाता है कि आपने एक माइक्रो इंटरप्राइज को लोन दे दिया है, ओके, तो उसमें 10,000 रुपये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो ओवरड्राफ्ट है वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें ओडी की जो नई लिमिट है, एज लिमिट है, वो 65 साल कर दी गई। पहले 60 साल के तक के लोग जो है ओडी ले सकते थे, अब 65 साल तक के लोग ओडी ले सकते हैं। सिडबी के पास या मुद्रा लिमिटेड के पास अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपका, तो वो भी जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करेंगे। सिंपल, पहले एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब समझ लीजिए, कोई चीज़ आपको एक्सपोर्ट करनी है विदेश में, जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, कोई सामान मान लेते हैं हम यहाँ से अपने देश से कार यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो बदले में वहाँ से हमें डॉलर वगैरह मिलेगा, ठीक है। इस काम के लिए जो आपको एक्सपोर्ट करना है, कार एक्सपोर्ट करनी है, कोई मशीनरी एक्सपोर्ट करनी है, उसको बनाने के लिए, उसको भेजने के लिए, उसको वहाँ पहुँचाने के लिए आपको पैसे चाहिए, लोन चाहिए। तो जो आपको लोन मिलता है दैट इज योर एक्सपोर्ट क्रेडिट, वही एक्सपोर्ट का लोन होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए लोन, ओके। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट दोनों आते हैं। प्री शिपमेंट मतलब जहाज़ पर सामान लद करके जाने से पहले का प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है, लोन होता है। और पोस्ट शिपमेंट मतलब एक बार जहाज़ में सामान लद करके जो है विदेश में पहुंचने वाला है, तो उसके बाद जो आप लोन लेते हो वो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कहलाता है। चैप्टर नंबर 5 आई थिंक है ना, चैप्टर नंबर 5 जो है इसी पर आधारित है। पूरा चैप्टर ही प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पर ही आधारित है BFM में, ओके। आगे बढ़ेंगे, BFM में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। चैप्टर नंबर 5 का एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट्स आर नॉट अप्लीकेबल टू RRB। ध्यान देने वाली बात है कि RRB को एक्सपोर्ट क्रेडिट का टारगेट नहीं मिलता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको मना किया जाता है कि आपको विदेशी मतलब जो है जो काम है, यानी कि एक्सपोर्ट वगैरह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र का भला करना है। इसीलिए RRB को 75% का टारगेट दिया जाता है, 75% सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना होता है RRBs को, ओके। एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर आर अलाउड टू बी क्लासीफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ध्यान देंगे, मतलब अगर मान लीजिए आपने लोन दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या वो एक्सपोर्ट आपका MSME से रिलेटेड है, तो उस केस में इसको आप एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर का और MSME प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी कि जैसे मान लीजिए कोई MSME छोटी सी इंडस्ट्री है आपकी, वहाँ से कोई सामान आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपने लोन लिया है तो वो आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट नहीं, भले ही सामान एक्सपोर्ट करना है लेकिन वो आएगा MSME के टारगेट में। MSME का टारगेट आपका पूरा होगा, ना कि एक्सपोर्ट क्रेडिट का पूरा होगा, ओके। तो यानी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो एग्रीकल्चर का पार्ट मान लीजिए, MSME से जुड़ा है तो MSME का पार्ट मान लीजिए, अगर इनसे नहीं जुड़ा है तो उसे एक्सपोर्ट क्रेडिट का हम पार्ट मानेंगे, ओके। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन इन एग्रीकल्चर एंड MSME विल बी अलाउड टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर एज बिलो। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ना हो या MSME से जुड़ा हुआ ना हो, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा एज पर बिलो गाइडलाइन। नीचे गाइडलाइन दे रखी है कि कितना पैसा या कितना लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। आइए देख लेते हैं। डोमेस्टिक बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या फॉरेन बैंक जिनकी 20 से अधिक ब्रांचें, 20 या 20 से अधिक ब्रांचें हैं। यानी सिर्फ जो है एक अलग से पढ़ना है, जो कि फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचें हैं उनके लिए अलग गाइडलाइन है, अदरवाइज बाकी सब के लिए सेम गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ पर RRB का जिक्र नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया RRB का एक्सपोर्ट क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया के लिए होते हैं, इसलिए इनको विदेशी वाला जो काम है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट उससे अलग रखा जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो चाहे डोमेस्टिक बैंक हो, चाहे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक जिसकी 20 या 20+ ब्रांचेज हों, ओके, उन सभी के लिए गाइडलाइन है इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रीसीडिंग ईयर
अप टू 2% ऑफ ANBC और CEO BE व्हिच एवर इज हायर। मैक्सिमम लोन कितना, 40 करोड़ रुपए तक का पर बारवर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। तो 40 करोड़ रुपए तक का लोन अगर जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए देते हैं पर बारवर, तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। यहाँ पर एक और बात है कि एक्सपोर्ट जो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो अप टू 2% तक जो है आप प्रीसीडिंग ईयर का 2% तक ही जो है उसमें प्रायोरिटी सेक्टर में ला सकते हैं। इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। इंक्रीमेंटल क्रेडिट का मतलब समझिए पहले, इंक्रीमेंटल का मतलब समझिए, जैसे आपने पिछले मान लीजिए जो है 2021 में 2021 में आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए लोन दिया 100 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, 2020 में। 2021 आता है, अब आपका टोटल एक्सपोर्ट क्रेडिट का लोन जो है आपका 130 करोड़ रुपए हो जाता है। कितना, 130 करोड़ रुपए हो जाता है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 30 करोड़ रुपए हुआ, करेक्ट, क्योंकि भाई 100 करोड़ लोन तो पहले ही बांट चुके हो और अब 130 करोड़ हो गया, इसका मतलब सिर्फ 30 ही करोड़ रुपए आपका इंक्रीमेंट हुआ। तो यही है इंक्रीमेंटल। क्या, इंक्रीमेंटल, यानी कि अब आपको इसका ये जो 30 करोड़ रुपए हैं प्रीसीडिंग ईयर का, ये जो है 2% अप टू 2% ऑफ ANBC, जो बैंक का ANBC या CEO BE है उसका मैक्सिमम 2% तक ही आप जो है इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट के तौर पर दे सकते हैं। ओके, क्लियर होती है बात। तो जो ये 30 मतलब जो है कहने का 100 करोड़ रुपए का पहले आपने बांटा था, फिर 30 करोड़ रुपए का 130 करोड़ हो गए, तो 100 जो आपका ये 30 करोड़ रुपए इंक्रीज हुआ है, ये कह रहा है कि इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% होना चाहिए। ओके, यानी कि जितना भी आपने पिछली बार जो है लोन बांटा था 100 करोड़ रुपए, उसमें 2% का इंक्रीज आपको करने की आवश्यकता होती है। जो भी ANBC COB है, जो भी हायर है, उसमें 2% जरूर इंक्रीज कर देने की ज़रूरत होती है। और प्रायोरिटी सेक्टर में मैक्सिमम लोन 40 करोड़ रुपए का दिया जा सकता है। उसके बाद में फॉरेन बैंक है जिसकी लेस दैन 20 ब्रांचेज हैं। तो आपको ये बात मैंने वहीं बताई थी कि अगर कोई फॉरेन बैंक है उसकी लेस दैन 20 ब्रांचेज है, उसको सिर्फ एक ही टारगेट मिलता है। ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% होता है, उसमें से भी वो 32% मैक्सिमम यूज कर सकता है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, और बाकी का 8% उसे किसी और सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे एजुकेशन में, चाहे MSME में देना पड़ता है। ये बात मैंने वहीं आपको जब टारगेट बताए थे तब बताई थी। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी अलाउड अप टू 32% ऑफ ANBC और COBB व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट कितना हो सकता है, ANBC या COBE का 32% मैक्सिमम हो सकता है। किसके लिए, जो फॉरेन बैंक हैं जिनकी लेस दैन 20 ब्रांचेज हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट, मैंने आपको समझा दिया पूरी तरह से। एक्सपोर्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है या पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट होता है वो सब एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट होते हैं। RRBs के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट का कोई टारगेट नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट का लोन दिया तो है, लेकिन वो अगर एग्रीकल्चर से या MSME सेक्टर से बिलोंग करता है तो वो उसी सेक्टर का ही टारगेट पूरा करने के काम आ जाएगा। एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर के काम आएगा, MSME वाला MSME के काम आएगा। भले ही उस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाना है तो भी वो आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट नहीं होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है प्राइवेट सेक्टर का पार्ट तब होगा जब जितने भी बैंक यहाँ पर डोमेस्टिक बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी 20 या 20 से अधिक ब्रांचेज हैं, तो उनको अगर पर बारवर 40 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। और उसके बाद में इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट करना होता है पिछले साल के मुकाबले कितना, 2%। ठीक है, तो जितना भी पिछले साल किया था उससे 2% एक्स्ट्रा करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। 2% किसका, ANBC या COBE जो भी अधिक हो। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनके लिए जो टारगेट है वो है 32% का। कितना, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 32% का टारगेट होता है। बाकी का 8% जो है फॉरेन बैंक लेस दैन 20 ब्रांचेस के लिए 40% होता है प्रायोरिटी सेक्टर का ओवरऑल टारगेट। उसमें से 32% जो है ये खर्चा कर सकते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। रेस्ट 8% को किसी न किसी और सेक्टर को देना होता है, चाहे एजुकेशन लोन के लिए दे दीजिए, चाहे जिसके लिए दे दीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चौथा जो सेक्टर है हमारा एजुकेशन का सेक्टर। तो यहाँ पर कितने रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। तो पहले जो है 10 लाख था, लेकिन अभी जो करंट टाइम पे है वो 20 लाख रुपए होता है। लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन पर्पज इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख विल बी कंसिडर एज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो एजुकेशन लोन जो है 20 लाख रुपए तक का, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट, ध्यान देंगे कि लोन अमाउंट कितना है उससे मतलब नहीं होता है। 20 लाख रुपए तक का लोन, चाहे पढ़ने के पर्पज़ के लिए लिया गया हो या कोई ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए लिया गया हो,
एजुकेशन लोन का पार्ट माना जाएगा और इसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन की लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपीज़। याद करके जाएगा, ये भी अच्छा खासा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन लोन अमाउंट। ध्यान देंगे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि लोन अमाउंट कितना होना चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। लोन्स करंटली क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर विल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। अगर कोई लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई है तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट माना जाएगा, भले ही गाइडलाइन बदल गई है। इसका मतलब पहले 10 लाख रुपए तक का लोन ही प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट था, अभी 20 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो गया। तो जो पहले से ये प्रायोरिटी सेक्टर के पार्ट हैं वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि खत्म नहीं हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आपकी ब्रांच ने एक एजुकेशन लोन 15 लाख रुपए का डिसबर्स किया है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि 20 लाख रुपए तक का लोन कोई ऐतराज़ नहीं है, ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। तो 15 लाख ही है तो यस। आपकी ब्रांच ने एक 20 लाख रुपए का लोन दिया है, क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होगा? तो यस होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, आपकी ब्रांच ने एक 50 लाख रुपए का लोन डिसबर्स किया है, तो क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा? तो यस, ये ध्यान रखिए, हाँ ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, लेकिन 20 लाख रुपए तक ही रिकॉन किया सकता है बैंक के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट के लिए। बैंक भले ही 50 लाख रुपए का लोन दे दे, लेकिन उसमें से वो 20 लाख रुपए निकालेगा और इसको जोड़ देगा, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट अचीव हो गया। बाकी के 30 लाख रुपए को ये जोड़ नहीं सकता है। इट इज़ अ लोन। कस्टमर को हम मना नहीं करेंगे, हम 50 लाख का लोन देंगे, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बस क्या है कि सिर्फ उस 50 लाख में से 20 लाख रुपए निकाल करके प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मान लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। वो लोन है लेकिन आपके प्रायोरिटी सेक्टर में मदद नहीं कर रहा है। ओके, उसका में आपकी ब्रांच ने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है, क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा? एजुकेशन लोन 1 करोड़ का दिया है, तो हाँ बिल्कुल होगा। बस 20 लाख रुपए तक का लोन जो है आप प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में गिन लीजिए, बाकी 80 लाख रुपए एजुकेशन लोन है, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करेगा प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को अचीव करने में। ओके, और ब्रांच को लोन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट सैंक्शन करना होगा। इस चक्कर में कि केवल 20 लाख रुपए तक का ही लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है एजुकेशन में, इस वजह से आप किसी को लोन देने से मना नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझिए आप। तो ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन लोन कितने अमाउंट तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है? 20 लाख रुपीज़ का। तो 20 लाख रुपए तक का लोन एजुकेशन लोन का पार्ट होता प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, और जो एजुकेशन लोन का अमाउंट है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट होता है। 20 लाख रुपए तक प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। 15 लाख का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, 20 लाख का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, 50 लाख का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन सिर्फ 20 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करिए, बाकी का 30 लाख रुपए छोड़ दीजिए। इट इज़ अ लोन बट नॉट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। आप ये नहीं बता सकते आरबीआई से कि नहीं हमने 50 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में दिया। नहीं भैया, भले ही 50 लाख दिए, लेकिन सिर्फ जो है 20 लाख रुपीज़ ही तुम्हारा प्रायोरिटी सेक्टर के लिए काम आएगा। 1 करोड़ का लोन बैंक ने सैंक्शन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में मान लीजिए, बाकी का 80 लाख रुपए मत मानिए। ये लोन है लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को अचीव करने में मदद नहीं कर रहा है, बाकी है लोन। ओके, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट होता है एजुकेशन लोन। आई बिलीव ये 4 एग्जाम्पल की, जो कई सारे लोगों की डिफरेंट कमेंट या जो है क्वेरी आया करती थी, सर कि मान लो 1 करोड़ का लोन दिया जाए तो वो क्या प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा? तो इस तरीके से मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं ताकि आपका मन जो है एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई प्रायोरिटी सेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है एजुकेशन लोन के केस में। सिंपल जो क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछाता है वो यही पूछाता है कि एजुकेशन लोन के केस में प्रायोरिटी सेक्टर की लिमिट क्या है? इट इज़ 20 लाख। कितनी है? 20 लाख रुपए है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।